हेलो, आई एम सुमित कुमार फ्रॉम चैंपियंस आईआईटी मेडिकल। हम आज सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा पहले इस चैप्टर को ब्रीफली जान लेते हैं क्या होता है इस चैप्टर। तो इस चैप्टर में पहले हम लोग को कुछ स्मॉल कंसेप्ट पढ़ने हैं, लाइक कंसंट्रेशन को कितने टर्म्स में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब। फिर कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस में टाइप का मतलब हम लोग ऐसे करेंगे उसको, टाइप उसका ऐसे बनाएंगे जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को कैटेगराइज करेंगे। सॉलिड लिक्विड गैस अगर सॉल्यूट हुआ या सॉलिड लिक्विड गैस अगर सॉल्वेंट हुआ तो क्या सा सॉल्यूशन बनेगा ये। उसके बाद आगे इस चैप्टर में दो लॉज पढ़ने हैं, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ। ये दोनों लॉज वेपर प्रेशर ऑफ गैस और सॉल्यूशन मतलब लिक्विड स्टेट के बीच में रिलेशन बताएगा। इसके बाद आगे इस चैप्टर में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मास वगैरह से डील करते हैं। तो देखते हैं पहले सॉल्यूशंस का डेफिनेशन देखते हैं। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। इसका मतलब अगर कोई कंटेनर है, उसके अंदर एक पार्ट होगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का लिखा हुआ है ग्रेटर इन क्वांटिटी, सबसे ज्यादा जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, और उसके ऊपर से कुछ पार्टिकल्स इसमें होंगे। ये लिक्विड, गैस, सॉलिड कुछ भी हो सकते हैं। ये भी लिक्विड, गैस, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये जो भी हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, जो स्मॉलर इन क्वांटिटी होता है, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट एक ही होगा। जो सबसे ज्यादा होगा क्वांटिटी में वो होगा सॉल्वेंट। जैसे अगर हम एक शुगर सॉल्यूशन का बात करें तो इसमें वाटर होगा और ऊपर से शुगर आएगा। इसका मतलब ये जो है ये सॉल्यूट है, क्यों? क्योंकि ये लेसर इन क्वांटिटी है, जबकि वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होता है शुगर सॉल्यूशन में। तो ये सॉल्वेंट है और इसे शुगर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। इसमें बाकी सब तो क्लियर है, समझना बस एक होमोजेनियस मिक्सचर को है। तो हम लोग पहले तीन चीजें पढ़ते हैं। कोई भी मिक्सचर तीन टाइप का होता है। मिक्सचर इज ऑफ थ्री टाइप्स। सॉल्यूशन, कोलाइडर और सस्पेंशन। अभी अपने को सॉल्यूशन के बारे में डील करना है। तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो होमोजेनियस टर्म से हम लोग समझ क्या रहे हैं? बाय होमोजेनियस मिक्सचर वी मीन इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। इसका मतलब अगर हम इस शुगर सॉल्यूशन को फिर से देखें, ये पूरा शुगर सॉल्यूशन है, इसमें शुगर मिला हुआ है। तो चाहे हम इस पार्ट को देखें या इस पार्ट को देखें, दोनों एकदम यूनिफॉर्म है, एक जैसा एकदम। इस पार्ट का भी स्वीटनेस उतना ही होगा जितना कि इस पार्ट का होगा, चाहे इस पार्ट का चाहे इस पार्ट का। इसका अंदर क्या है? पूरा सॉल्यूशन होमोजीनियस है, इसका हर पार्ट दूसरे पार्ट के इक्वल है। तो होमोजीनियस से इसका क्या मतलब समझे हम लोग? बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी पूरे मिक्सचर में उसका प्रॉपर्टी किसी भी पार्ट में चेंज नहीं हुआ है, हर पार्ट में सेम है होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। हम लोग को इस चैप्टर में मेनली डिस्कस बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में करना है। बाइनरी सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस आ गया कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्वांटिटी, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन बाइनरी सॉल्यूशंस में सॉल्यूट का क्वांटिटी एक ही होता है। मतलब एक ही टाइप का सॉल्यूट होगा, वन टाइप ऑफ सॉल्यूट। जबकि सॉल्वेंट तो फिक्स होता ही है, एक ही होता है। यानी बाइनरी सॉल्यूशन में सिर्फ एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, जबकि नॉर्मल सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकता है और एक ही सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट जो होता है वही फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन का। इसका मतलब अगर हम बात करें शुगर सॉल्यूशन का, तो इसमें ये लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्वेंट वाटर H2O, वही इसका फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन कर रहा है। इसका मतलब सिंस ये लिक्विड फॉर्म में ग्रेटर क्वांटिटी में सॉल्वेंट है
इसलिए वो पूरा सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में ही आ गया। इतना तो क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कितने टाइप का हो सकता है, लिक्विड, गैस और सॉलिड। सॉल्वेंट भी 3 ही टाइप का हो सकता है। हम लोग पहले ही बात की है कि फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल स्टेट जो होता है वो सॉल्वेंट डिफाइन करता है। यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी सॉल्वेंट ही डिफाइन कर रहा है। गैस है तो गैसियस, लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड। इसका मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में तो उसे गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में तो उसे लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। सिमिलरली अगर सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है तो उसका एक एग्जांपल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हो। ऐसे मिक्सचर ऑफ एनी टू गैसेस, अनरिएक्टिव गैसेस, इसके एग्जांपल में आएंगे। ठीक है, इजी था ये। अगर बात किया जाए सॉल्वेंट का, गैस है और सॉल्यूट लिक्विड है, तो इसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। इसमें क्लोरोफॉर्म जो जानते होंगे लिक्विड फॉर्म में होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स किए। जब लिख रहा है मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, इसका मतलब नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है, और नाइट्रोजन क्योंकि गैसियस फॉर्म में है तो सॉल्वेंट गैस हो गया। यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा कि कोई एग्जांपल दे देगा, बोलेगा इसमें सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड सॉल्यूट कौन है, सीधे उसको टिक करने के लिए बोलेगा। तो यही चीज करना होगा, पकड़ना होगा कि कौन ज्यादा क्वांटिटी में, कौन कम क्वांटिटी में। ठीक है। तीसरा है सॉल्यूट अगर सॉलिड रहा और सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में रहा, उसका एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कुछ कुछ चीज का सॉलिड स्टेट, कुछ कुछ चीज का स्टेट भी जानना होगा, जैसे कैम्फर सॉलिड स्टेट में होता है, नाइट्रोजन मोस्टली गैसियस स्टेट में होता है। ये सब चीज जानना पड़ेगा, तब जाके ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये डायरेक्ट टिक मारना रहेगा। ठीक है। सॉल्वेंट अगर लिक्विड फॉर्म में और गैसियस है सॉल्यूट, तो उसका एग्जांपल है ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जिस कारण फिशेस सर्वाइव करती हैं। इस पर एक छोटा सा थ्योरी भी पढ़ेंगे आगे में कि फिशेस सर्वाइव करती हैं कोल्ड वाटर में इंस्टेड ऑफ हॉट वाटर, उसका एक थ्योरी हल्का सा पढ़ेंगे। उसके बाद सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में, सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस यही होते हैं, और एक सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी यही दो मैक्सिमम आता है अपने जनरल लाइफ में यूज, लिक्विड प्लस लिक्विड एंड सॉलिड प्लस लिक्विड, इन विच लिक्विड इज इन सॉल्यूट फॉर्म, लिक्विड इज इन सॉल्वेंट फॉर्म, सॉल्वेंट इज इन लिक्विड। ओके। तो इसका एग्जांपल है इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो लोग पीते हुए हैं उनको पता होगा इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में मिला के पिया जाता है। इथेनॉल भी लिक्विड फॉर्म में होता है और वाटर तो है ही लिक्विड फॉर्म में, इसीलिए इसका एग्जांपल है। अब सॉलिड प्लस लिक्विड, ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर या शुगर सॉल्यूशन, शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, सब सॉलिड प्लस लिक्विड के केस में आता है। यानी जनरल एप्लीकेशन यही है, जनरल सॉल्यूशन जो हम लोग बनाते हैं वो यही है, सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक है। गैस प्लस सॉलिड, यानी सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्यूट जो है वो गैसियस फॉर्म में है। उसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडिनम। ये चैप्टर 4 में हम लोग को पढ़ना है, इसका बहुत बड़ा थ्योरी है, पढ़ेंगे उस टाइम उसका क्या एप्लीकेशन है वगैरह। अगर सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में है, उसका एग्जांपल है एमेल्गम ऑफ He विद Na। मरकरी का ही एमेल्गम बनता है और सोडियम यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में होता है। ये एमेल्गम का प्रोसेस पूरा देखना होगा आपको, तब जाके पता चलेगा कि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ये बात ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा सा ट्रिक कर गया। ठीक है। यानी मरकरी लिक्विड फॉर्म में, सोडियम सॉलिड फॉर्म में, दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस फॉर्म में होगा, जो सॉल्वेंट डिफाइन करेगा। सोडियम ज्यादा क्वांटिटी में है, सॉलिड है वो, इसलिए ये सॉलिड सॉल्यूशन बना सीधा। सॉलिड प्लस सॉलिड, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। ठीक। या दो कोई भी मेटल को अगर आप चाहते हैं ऐड कर रहे हैं तो वो इसी का एग्जांपल होगा, सॉलिड प्लस सॉलिड। ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन। पहले कंसंट्रेशन का थोड़ा डेफिनेशन जानते हैं, ऑल्दो आप लोग सब जानते हैं ये क्या कहना चाह रहा है कंसंट्रेशन वर्ड।
कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या बोलता है कि किसी सॉल्यूशन में या कोई दो चीज को मिक्स करने पर किसी पर्टिकुलर चीज का क्वांटिटी कितना है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो यही हमको कंसंट्रेशन बताता है। और इसी को कंपोजिशन भी बोलते हैं कि किसी सॉल्यूशन में कौन सा चीज कितना है, उसका कंपोजिशन क्या है। अगर शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर कितना है, वाटर कितना है, यही उसका कंपोजिशन है। और वो किससे पता चलता है, कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे, एक क्वांटिटेटिवली और दूसरा क्वालिटेटिवली। पहले इस पर बात करते हैं, क्वालिटेटिव डिस्कशन क्या है। दो शुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको अगर बताना है कि कौन सा ज्यादा, किसमें ज्यादा शुगर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों में सॉल्वेंट का वॉल्यूम सेम है, बस आपको बताना है कि किसमें ज्यादा शुगर है। तो आप उसे एक से प्ले कर देखेंगे, दोनों का पता चल जाएगा, जो ज्यादा मीठा होगा वही उसमें ज्यादा शुगर होगा। ये हो गया क्वालिटेटिव डिस्कशन या क्वालिटेटिव रिजल्ट आया कि आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें कितना शुगर है, इतना पता है कि इससे ज्यादा है या दूसरे से कम है, ऐसे। यानी अगर ये कंटेनर में भी शुगर सॉल्यूशन है और इसमें भी शुगर सॉल्यूशन है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, बी सॉल्वेंट का वॉल्यूम सेम है, तो और ये ज्यादा स्वीट निकला, ए ज्यादा स्वीटर है डी से, तो यानी ए में शुगर का पार्टिकल्स ज्यादा होगा बी के कंपैरिजन में। ये हुआ क्वालिटेटिव डिस्कशन। अब क्वांटिटेटिव क्या बोलता है कि नहीं, हमको एग्जैक्टली बताओ कि शुगर कितना ग्राम लिया है या वाटर कितना ग्राम लिया है, ऐसे वाटर का क्या वॉल्यूम लिया गया था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी और भी बहुत सारे कंसंट्रेशन को बताने वाले टर्म्स हैं, तो उन पर डिस्कशन करते हैं। पहला है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन, वॉल्यूम पर यूनिट यानी वॉल्यूम इन लीटर। ओके, यूनिट ऑफ वॉल्यूम लीटर लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट है मोलैरिटी, इसलिए इसका यूनिट क्या आ गया, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स एन ही रह गया, वॉल्यूम एमएल में कर दिए तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो V इन ml बाई 1000। उसके बाद ये 1000 ऊपर चल गया, n इंटू 1000 बाई V इन ml। अब यहाँ n को हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, n हम लोग को पता है नंबर ऑफ, ये मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही n है, नंबर ऑफ मोल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 7 ग्राम नाइट्रोजन लें, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन के, 7 जो मास हम लिए हैं यानी स्मॉल m अपॉन नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 28, दो नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इसका 1/4 हो गया, यानी 0.25 मोल्स है इसमें। समझ में आया? तो बस फॉर्मूला को हल्का सा चेंज किए, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास फाइनली, इसको याद रखना है। सिमिलरली हम लोग मोलैलिटी को भी देख रहे हैं। अब मोलैलिटी क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम था और यहाँ पर यूनिट मास, बस यही डिफरेंस आया है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट हमको मोलैलिटी बताएगा। अब क्या है ये, मोलैलिटी इक्वल्स टू स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल्स वही है, पर यूनिट मास यानी m1 यहाँ पर दे दिए, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फिर वही चीज किए, स्मॉल एन को स्मॉल m बाई कैपिटल M लिखे, मास इन केजी था, मास इन ग्राम किए और 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, तो नया फॉर्मूला ये आ गया मेरे पास। अब बात है, इसका यूनिट सेम है, स्मॉल एन का यूनिट मोल, या तो इसको स्मॉल m से डिनोट कर दो मोलैलिटी को, या स्मॉल एन का यूनिट मोल और मास इन केजी है तो केजी इनवर्स, मोल पर केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स, यही इसका यूनिट है मोलैलिटी का। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, होगी तो पूछ लेना, या एक दो न्यूमेरिकल का छोटा छोटा सॉल्व कर लेना, बहुत इजी होगा, नहीं तो आगे में भी जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये सब आ जाएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा सा। अब थर्ड टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, इसका भी यूज करना है। अब ये क्या कहता है, इसके लिए पहले दो टर्म्स है, Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ए है तो सॉल्यूट को डिफाइन करेगा, बी है तो सॉल्वेंट को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो Na इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो XA जो होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज डिफाइंड एज Na अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। और XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज डिफाइंड एज NB बाय Na प्लस NB, सिमिलर प्रोसेस। अब इसी में XA प्लस XB निकाल के देखो तो वो 1 है। ऐसे हम लोग इसको जनरली लिखते हैं, ये हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन का बात करें, अगर एक से दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं उस सॉल्यूशन में तो उसे हम लोग लिख सकते थे कि A B C D E F G H ऐसे करके होगा, यानी समीशन XI इक्वल्स टू 1 होता है। यानी जितने पार्टिकल्स हैं सबका अगर मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दिया जाए तो वो 1 देगा। यहाँ हम बाइनरी का बात कर रहे हैं तो सिर्फ 2 को ऐड कर रहे हैं, वो 1 दे रहा है। यानी अगर एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन भी पता चल जाएगा। अब एक छोटा सा होमवर्क क्या है वो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये आप लोगों को पता करके रखना है कि मोलैरिटी अगर दिया हुआ है किसी का तो ऑन एन अप्रॉक्स मोलैलिटी क्या हम फाइंड कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। हमको लगता है इसी बोर्ड में देखने से ही पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई करना। ओके, इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करेंगे, उस टाइम ये सब का यूज आएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। छोटा छोटा पार्ट है, पूरा क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है ये। 20% पार्ट मोलैरिटी निकालना होगा, 20% पार्ट मोलैलिटी निकालना होगा, 60% पार्ट अभी हम लोग 12th में पढ़ लेंगे। एक छोटा सा लाइन है एनसीईआरटी में कि मास परसेंट मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी MOLALITI आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेयर एज मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन जानने के लिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला है N/V in ml, V in लीटर, जबकि मोलैलिटी का फॉर्मूला है N/V in kg। इसी को हम लोग एक्सपेंड किए तो M/M in V in ml into 1000 और यहाँ आया था N/M into M1 in ग्राम into 1000, यही आया था फॉर्मूला। तो बोल रहा है ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है जबकि मोलैरिटी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग को पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सिंस इस फॉर्मूला में वॉल्यूम का टर्म आ रहा है इसलिए ये जो क्वांटिटी होगा वो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जबकि मोलैलिटी जो है उसमें कोई भी वॉल्यूम का टर्म आ ही नहीं रहा है, तब मास का टर्म आ रहा है। मास मास मास, और मास इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, इसलिए मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा। नीट में कई बार पूछा भी है, मेंस में भी पूछा है कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इनमें से कौन सा क्वांटिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ऐसा। तो उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को समझने से पहले उसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें सॉल्वेंट है, अब हम इसमें किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट को कितना डिसॉल्व करा सकते हैं। मान लीजिए ये शुगर है, तो कितना क्वांटिटी शुगर मैक्सिमम ये इतना सॉल्वेंट डिसॉल्व कर सकता है। और इतना ही सॉल्वेंट अगर हम ये ले लिए, यहां भी ले लिए दूसरे कंटेनर में सेम वॉल्यूम V, और दूसरा सॉल्यूट ले लिए, मान लीजिए सॉल्ट हो गया,
तो कितना डिजोल्व करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये कम या ज्यादा होगा। तो सॉल्युबिलिटी डिफाइन क्या कर रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ पर्टिकुलर इन a specified amount of solvent at a specific temperature। ठीक है, इसका मतलब शुगर कितना डिजोल्व कर सका, ये मैक्सिमम हम डाल रहे हैं। पहले एक ड्रॉप डालें, एक क्यूब डालें, डिजोल्व कर लिया, दूसरा क्यूब डालें, डिजोल्व कर लिया, तीसरा क्यूब डाला, डिजोल्व कर लिया, फोर्थ डालें, डिजोल्व नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका सॉल्युबिलिटी कहीं 3 to 4 के बीच में लाई कर रहा है। फिर छोटे क्यूब्स डाल के उसको पता किए कि एग्जैक्ट कितना है। तो वैसे ही हम लोग को पता करना है कि भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना ये डिजोल्व कर सकता है, वही इसका सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। सिमिलर केस सॉल्व के लिए भी, मतलब हमको सॉल्यूट दिया हुआ है, मेरे पास सॉल्यूट है, हम धीरे धीरे सॉल्यूट डाल रहे हैं, जब तक वो डिजोल्व हो रहा है उसको डिजोल्व करा रहे हैं। जैसे ही डिजोल्व होना बंद हुआ, इसका मतलब वही उसका सॉल्युबिलिटी, वही उसका सॉल्युबिलिटी है। और इस कंडीशन को कि भाई अब और डिजोल्व वो नहीं कर सकता, वैसे सॉल्यूशन को, मतलब जो सॉल्यूशन और सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकता, वैसे सॉल्यूशन को, वैसे बाइनरी सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, और इस स्टेट को सैचुरेशन स्टेट। ठीक है, अब बात है कि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है कई चीजों, नेचर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर और प्रेशर। यानी सॉल्यूट कौन सा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, शुगर को डिजोल्व करा रहे हैं या सॉल्ट को, उस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, इथेनॉल में डिजोल्व कर रहे हैं या फिर वाटर में, उस पर हो गया। एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर पर तो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन जो अभी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर क्या है, एक हम लोग पढ़ रहे हैं लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक, ये बोलना क्या चाह रहा है इसको समझते हैं। ये कह रहा है, हम लोग को पता है कि नेचर में अगर हम डिफाइन करें तो दो टाइप के क्वांटिटी हमको मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? कुछ होगा पोलर पार्टिकल्स मिलेंगे, एक होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स को भी बोलिए। ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर दो मिला। और लाइक डिजोल्व लाइक क्या बोलना चाह रहा है कि पोलर सॉल्यूट डिजोल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, एंड लाइक डिजोल्व्स लाइक। पोलर सॉल्यूट dissolves in polar solvent, non-polar solute dissolves in non-polar। तो सॉल्ट सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन NaCl एक फॉर्म रहता है Na+Cl- और यहाँ पे H2 वो पर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब दोनों चार्ज सेपरेशन है, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा है पोलर मॉलिक्यूल्स में चार्ज सेपरेशन होता है। चार्ज सेपरेशन है पोलर मॉलिक्यूल, दोनों पोलर है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, H2 सॉल्वेंट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट है, दोनों पोलर है, तो दोनों डिसॉल्व करता है, बहुत अच्छे से दिखती है। और अगर नॉन पोलर का एग्जांपल है तो बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और अगर इथेनॉल की बात करें तो ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। दोनों सॉल्वेंट है, दोनों लिक्विड फॉर्म है, दोनों को ऐड करके एक का क्वांटिटी ज्यादा होने के बाद वो सॉल्वेंट किया है, यानी दोनों ऑर्डिनरी नॉन पोलर है और दोनों अच्छे से डिसॉल्व करता है, यानी नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। ओके, तो ये पॉइंट साइन क्लियर हो गया होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक क्या होगा। आगे आप टेंपरेचर और प्रेशर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि अलग-अलग टाइप के सॉल्यूशन के अलग-अलग केसेस आएंगे। कुछ के
लिए प्रेशर का कोई मतलब नहीं होगा, कुछ के लिए टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं होगा, इससे कम में इसमें टेम्परेचर का मतलब नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम में प्रेशर का दिलाया क्वेश्चन भी प्रेशर से ही आता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का पहला टेस्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉल्यूट क्या है इसका ना, सॉलिड, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट क्या है, यानी जनरल केस। इसके कई एग्जांपल्स हैं, सुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, इसके एग्जांपल है। तो इसका मतलब क्या है, अब हम लोग पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं लाइक विलोस लाइक नेचर सॉलिड एंड सॉल्वेंट के हिसाब से। अब पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो पहले ये खत्म करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं है, रीजन क्योंकि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, सॉलिड लिक्विड। अब पता है कंप्रेशन जो होता है प्रेशर के कारण उससे गैसेस में होता है, सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और पड़ता नहीं तो बहुत कम पड़ता है, सॉलिड पर तो नहीं पड़ता, लिक्विड पर बहुत कम। यानी इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिड पर भी। ये यानी सिर्फ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिड और लिक्विड पर, तो सॉलिडिटी पर भी इस केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेशर का। इफेक्ट किसका पड़ेगा, टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए, अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब एंथैल्पी का सारा थ्योरी तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में है, सिंपली समझते हैं कि अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, एंडोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। सिंपल पॉइंट, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या था, ली चैटलियर्स स्पेलिंग देखना, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन जो है फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, और डेल्टा एच लेस देन 0 एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। इसका मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर आगे प्रोसीड करेगा, तो टेम्परेचर में बढ़ा नहीं है, कहाँ प्रोसीड कर रहा है, आगे, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, रिएक्शन आगे हो रहा है, बढ़ा दी सॉल्युबिलिटी। डेल्टा एच लेस देन 0 क्या है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, तो हम ये कि टेम्परेचर इंक्रीज करें सॉल्युबिलिटी में बढ़ेगा। तो पॉइंट क्लियर हुआ, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 एंडोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, डेल्टा एच लेस देन 0 एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो आराम से समझ में आ गया होगा, किसी को अगर डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ये सब में कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना मुझसे, नंबर ले लेना, किसी को इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना आराम से। नंबर ट्राई करना सिर्फ व्हाट्सएप करने का, उसके बाद हमको उम्मीद है कि इस टॉपिक से दिक्कत नहीं आएगी, अगर थर्मोडायनामिक्स अच्छे से क्लियर कर तो। ठीक, तो नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसमें हम लोग नेचर ऑफ गैस का भी हल्का सा डिस्कशन कर सकते हैं, वो क्या है, हालांकि इस पर डिस्कशन हम लोग को गैसेस के चैप्टर में करना है। नेचर ऑफ गैस, इसको हम लोग एक रियल गैस इक्वेशन में हम लोग देखते हैं, रियल गैस इक्वेशन। इक्वेशन तो हम नहीं लिख रहे हैं, हम बस उसका एक टर्म लिख रहे हैं, उसमें एक टर्म आता है ए, ठीक है। अब ये ए क्या है, ये वैल्यू क्या हमको बताता है, अगर ए का वैल्यू ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसका इसलिए फेबल होता है। इसका मतलब
क्या क्या ज्यादा हुआ, अगर ए का वैल्यू ज्यादा है किसी गैस दो गैस को कंपैरिजन कर रहे हैं, मान लेते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का मान लिया ए का वैल्यू ज्यादा है तो ये गैस का इक्वेशन आता है ए, उसमें ऑक्सीजन का ए का वैल्यू ज्यादा है नाइट्रोजन के ए का वैल्यू, क्या होगा ऑक्सीजन का पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या आता है उसमें सॉल्यूशन गैस स्टेट में वो ज्यादा होगा, और क्या ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, जो अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और क्या ज्यादा होगा, ये गैस का एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ये आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होगा, ठीक है। ये गैस इजीली डिफ्यूजेबल होगा। तो ये सब पॉइंट्स ए का वैल्यू ज्यादा होने से होगा और नेचर ऑफ गैस ये सब डिफाइन कर रहा है। अब हम लोग को इसमें मेनली पढ़ना है नेचर ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या बोलता है, डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव लिखते हैं, क्यों लिखते हैं बोले, हम लोग को पता है तो मेनली हम लोग को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब क्या देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं डेल्टा एस लेस देन 0 नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हमको पता है सबसे ज्यादा एंट्रोपी जो होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, रैंडमनेस जो होता है, वो गैस के पास होता है। और हम इस प्रोसेस में कर क्या रहे हैं, किसी गैसियस पार्टिकल को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उससे डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या करते हैं, हम उसके फ्रीडम को कंट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उसका फ्रीडम को रोक रहे हैं, यदि क्या हुआ इसका एंट्रोपी घटा, लिक्विड का तो वही रहेगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का एंट्रोपी क्या हुआ घट गया, हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे उसका क्या हुआ एंट्रोपी घट गया। समझ में आया, इसलिए एंट्रोपी मेरा नेगेटिव है, इस प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा नेगेटिव होगा, अगर गैस को सॉल्व करना है लिक्विड में तो एंट्रोपी नेगेटिव होगा, ठीक है। अब डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है। हम लोग थर्मोडायनामिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि कोई प्रोसेस तभी होगा जब उसका डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी कांस्टेंट, गिब्स एनर्जी उसका कम होगा, लेस देन 0 होगा, तभी वो प्रोसेस फीजिबल होगा। हमको क्या दिख रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये प्रोसेस फीजिबल है, हो रहा है ये प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, उसका डेल्टा जी लेस देन 0 ऑब्वियसली होगा, तभी ये रिएक्शन हो रहा है। ये तो पॉइंट क्लियर है, डेल्टा एस लेस देन 0 क्यों हुआ, क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स को उसको लिक्विड में कन्वर्ट किए, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंट्रैक्ट किए, तो उसका लेस देन 0 आ गया डेल्टा एस। डेल्टा जी लेस देन 0 क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्शन फिजिकल है, रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब उसका डेल्टा जी रिएक्शन को लेस देन 0 होना ही होगा, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन अगर पॉसिबल है तो उसका डेल्टा जी रिएक्शन इसका लेस देन 0 होगा, थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल यही होता है, ठीक है। अब हमको इन दोनों इन्फॉर्मेशन से करना क्या है, बड़ा इजी से रिलेशन आता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टीएलएस, ठीक है। अब देखते हैं डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच पता नहीं क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, माइनस टेम्परेचर, टेम्परेचर का टर्म पॉजिटिव होता है ना, टेम्परेचर में होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव मल्टीप्लाई, यानी ये पूरा टर्म क्या होगा, ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा, माइनस इंटू प्लस पॉजिटिव, वो इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी ओवरऑल एक बड़ा नेगेटिव मिला, यानी डेल्टा एच भी मेरा नेगेटिव होगा। इस केस में तीनों टर्म्स नेगेटिव आ गए, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी मेरा बढ़ेगा। सही होगा क्यों हम निकालेंगे, अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा इंडिकेट करते हैं -5 मान लीजिए, डेल्टा जी इक्वल्स टू -5 यूनिट्स, कुछ भी होगा, डेल्टा एच पता डेल्टा एच डेल्टा एस -5 और डेल्टा और टेम्परेचर क्या लेंगे 10 के लिए पॉजिटिव कोई भी टेम्परेचर,
ठीक है, इसका काम करने होगा नहीं, फिर भी नहीं, जस्ट रैंडम डेटा इसमें ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखते हैं -5 क्या है, डेल्टा g इक्वल्स टू डेल्टा s माइनस 3 डेल्टा s, ठीक है। डेल्टा g क्या है, -5 इक्वल्स टू डेल्टा s माइनस 10 into -5, ये क्या हो गया +15 उधर जाके -15 -55 इक्वल्स टू डेल्टा s, यानी नेगेटिव है, यानी क्लियर हो गया कि डेल्टा x इस पोजीशन हमेशा नेगेटिव होगा। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, टेंपरेचर बढ़ाने पर सॉल्वेबिलिटी लेवल इंक्रीज करेगा। अब ये सब हो गया टेंपरेचर की, नेचर ऑफ गैस की। हमको जो मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है, यानी जहाँ से 12 स्टार्ट हो रहा है, वो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ आगे आएंगे क्लाउड्स लॉ। हेनरीज लॉ और क्लाउड्स लॉ आएगा। हमको इन दोनों चैप्टर को पढ़ना है, इन दोनों टॉपिक को, तो यहीं से 12 का चैप्टर स्टार्ट है। इतना दूर तक तो बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। हमको हेनरीज लॉ पढ़ना क्या है, प्रेशर चेंज के कारण क्या डिफरेंस आएगा, सॉल्वेबिलिटी में बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, क्या रिएक्शन, ये सब क्लाउड्स लॉ में भी सेम चीज पढ़ना है, प्रेशर को रिलेट करेंगे, थोड़े डिफरेंट रीजंस। आज की क्लास में देखेंगे, कोई भी डाउट हो आराम से पूछना, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूरे टाइम ही जाके रहते हैं। जब मैसेज करोगे दिन में 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे आराम से 10 AM जब मैसेज करोगे तब रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट हो आराम से टेक्स्ट करो, हमको लगेगा कि नहीं बताने लायक डाउट है तो हम ऑब्वियसली कॉल करके